मध्य प्रदेश में कांग्रेस की बनी बनाई सरकार की कमलनाथ और दिग्विजय सिंह ने ऐसी तैसी कर दी और रही सही कसर ज्योतिरादित्य सिंधिया को पार्टी छोड़ने पर मजबूर करके पूरी कर दी गई। कमलनाथ और दिग्विजय सिंह करीब 1.5 साल तक मध्य प्रदेश में नौटंकी करते रहे। अब इसका नतीजा उन्हें भुगतना पड़ रहा है। असल में सरकार गिरने के साथ ही कमलनाथ और दिग्विजय सिंह का रुतबा दिल्ली दरबार में बहुत हद तक खत्म हो गया। इसलिए सोनिया गांधी ने कोरोना को लेकर जो टास्क फोर्स बनाई उसमें इन दोनों में से किसी को शामिल नहीं किया गया। मध्य प्रदेश में कोरोना का कहर ज्यादा है, बावजूद इसके सोनिया गांधी ने इन दोनों को कोई भाव नहीं दिया। हाल तक राज्य के मुख्यमंत्री रहे कमलनाथ की गांधी परिवार से नजदीकियां किसी से छिपी नहीं हैं, जबकि दिग्विजय सिंह अभी भी मध्य प्रदेश में पार्टी के सबसे कद्दावर नेता हैं। दोनों ही नेता आलाकमान द्वारा गठित कई कमिटीज में शामिल रह चुके हैं, लेकिन सिंधिया के विद्रोह के बाद पार्टी के शीर्ष नेतृत्व की नजरों में दोनों की हैसियत कमजोर हुई है। माना जा रहा है कि सोनिया सहित पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व मध्य प्रदेश में सरकार के पतन को इन दोनों नेताओं के पॉलिटिकल मैनेजमेंट की विफलता मान रहा है और इसी के चलते उन्हें पार्टी की जिम्मेदारियों से दूर रखा जा रहा है। टास्क फोर्स में मध्य प्रदेश के नेताओं की गैर मौजूदगी से बीजेपी को भी कांग्रेस पर निशाना साधने का मौका मिल गया। बीजेपी प्रवक्ता रजनीश अग्रवाल ने कहा कि प्रदेश कांग्रेस के नेताओं से पार्टी हाईकमान नाराज है, इसलिए उन्हें टास्क फोर्स में जगह नहीं दी गई। भारत सरकार ने एफडीआई के नियमों में फेरबदल कर चीन के मंसूबों पर पानी फेर दिया तो इस बात से चीन को मिर्ची लगी है। अब चीन में भारत सरकार को पत्र लिखकर अपना विरोध जताया। भारत में चीन के राजदूत ने इसे WTO के नियमों के खिलाफ बताया है। चीन की तरफ से कहा गया कि चीन ने भारत में बहुत बड़ा निवेश किया है। भारत में चीन ने $8 अरब से ज्यादा का निवेश किया है। चीन के निवेश से भारत में बहुत सारे जॉब क्रिएट हुए। चीन द्वारा हाल ही में किए गए निवेश का कोई गलत उद्देश्य नहीं है। भारत की तरफ से चीन के निवेश को रोकने के लिए उठाया गया कदम उदारीकरण की नीतियों के खिलाफ है। चीन अभी सिर्फ भारत सरकार को एक चिट्ठी लिखकर अपनी आपत्ति जता रहा है, लेकिन आगे ये मामला WTO तक जा सकता है। चीन से आने वाले विदेशी निवेश पर सरकार ने सख्ती कर दी है। सरकार ने आदेश जारी करते हुए कहा कि जिन जिन देशों से भारत की सीमा लगती है वहां से होने वाले फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को पहले सरकार से मंजूरी लेनी होगी। अब तक ये इन्वेस्टमेंट ऑटोमेटिक रूट से हो जाते थे। अब चीन समेत सभी पड़ोसी देशों से एफडीआई पर मंजूरी लेना जरूरी होगा। मैनेजमेंट कंट्रोल पर असर पड़ने वाले एफडीआई पर भी मंजूरी जरूरी होगी। बता दें कि जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, स्पेन, इटली ऐसा ही कदम उठा चुके हैं। कोरोना की वजह से ये कदम उठाए गए हैं। सरकार के इस कदम का लक्ष्य वैल्यूएशन में गिरावट का फायदा उठाने वालों पर सख्ती करना है। सरकार ने ये निर्णय हाल ही में चाइना के सेंट्रल बैंक द्वारा भारतीय कंपनीज में HDFC में हिस्सेदारी बढ़ाकर 1% से कुछ ज्यादा करने के बाद लिया गया। गौरतलब है कि ऐसी खबरें आईं कि कोरोना से फैली अफरा तफरी का ज्यादा फायदा उठाते हुए चीन पूरी दुनिया में अपना निवेश तेजी से बढ़ा रहा है। सेबी अभी चीन और भारत के दूसरे पड़ोसी देशों से आने वाले निवेश की जांच कर रहा है। कुछ दिनों पहले ही मार्केट रेगुलेटर ने कस्टोडियन को भेजे अपने संदेश में लिखा था कि जिन एफडीआई का बेनिफिशियरी अकाउंट चीन और हांगकांग के हैं उनकी जानकारी तुरंत मुहैया कराई जाए। सेबी और डिपॉजिटर्स ने अभी सिर्फ टॉप 10 ज्यूरिसडिक्शन का खुलासा किया जिसमें चीन नहीं है। एसेट मैनेजर्स का कहना है कि चीन और जापान से होने वाले निवेश को ट्रैक करना काफी मुश्किल है। इन देशों से आने वाले निवेश या तो बहुत छोटे हैं या फिर वो इंडियन एसेट मैनेजर्स के जरिए निवेश नहीं कर। भारत में प्रत्यर्पित करने के खिलाफ विजय माल्या की याचिका को ब्रिटेन की अदालत ने खारिज कर दिया है। 9,000 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी और मनी लॉन्ड्रिंग मामले का आरोपी विजय माल्या भारत में वांछित है। माल्या ने फरवरी में इंग्लैंड और वेल्स की हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी। कोर्ट ने माना है कि माल्या के खिलाफ भारत में कई बड़े आरोप हैं। माल्या ने 31 मार्च को याचिका के संबंध में ट्वीट कर कहा कि मैंने बैंक्स को लगातार उनके पूरे पैसे चुकाने के लिए ऑफर किया। न तो बैंक्स पैसे लेने को तैयार हैं और न ही प्रवर्तन निदेशालय संपत्तियों को छोड़ने के लिए। काश इस समय वित्त मंत्री मेरी बात को सुनती। रॉयल कोर्ट में लॉर्ड जस्टिस स्टीफन इवन और जस्टिस एलिजाबेथ लाइंग की 2 सदस्यीय पीठ ने इस याचिका को खारिज कर दिया। माल्या के खिलाफ भारत में धोखाधड़ी और मनी लॉन्ड्रिंग का केस चल रहा है। जजेस ने कहा कि हम ये मानते हैं कि एडीजे यानी सीनियर डिस्ट्रिक्ट जज द्वारा पाए गए आरोप कुछ मामलों में भारत की तरफ से लगाए गए आरोपों से ज्यादा व्यापक हैं, लेकिन 7 ऐसे महत्वपूर्ण मामलों में संयोगवश आरोप भारत में लगाए गए हैं। ये सुनवाई ऐसे समय में हुई जब पूरी
पूरी दुनिया कोरोना वायरस से लड़ रही है। माना जा रहा है कि विजय माल्या के पास हाई कोर्ट द्वारा ऑर्डर पास करने के बाद 14 दिन का वक्त होगा कि वो सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर कर सकते हैं। अगर वो इसमें असफल साबित होते हैं तो उन्हें भारत प्रत्यर्पित किए जाने की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। भारतीय युवा कांग्रेस के कार्यकर्ता लॉकडाउन के दौरान शराब की तस्करी करते पकड़े गए तो युवा कांग्रेस के अध्यक्ष बीवी श्रीनिवास बातें बनाने लगे। घटना के तुरंत बाद बीजेपी ने कांग्रेस पर हमला शुरू कर दिया। बीजेपी ने कहा कि इससे कांग्रेस का चरित्र उजागर होता है, लेकिन श्रीनिवास का कहना है कि ये तो उनके संगठन के राहत कार्यों को बदनाम करने की साजिश है। बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने आरोप लगाया कि जहां बीजेपी के लाखों कार्यकर्ता देशव्यापी लॉकडाउन के दौरान जरूरतमंद लोगों को भोजन पहुंचाने में व्यस्त हैं, वहीं कांग्रेस के पदाधिकारी राष्ट्रीय राजधानी में महंगी शराब की तस्करी कर रहे हैं। पात्रा ने ट्वीट किया कि ये कांग्रेस का चरित्र है। राहुल जी, क्या रणनीति है? भारतीय जनता युवा मोर्चा के मीडिया प्रभारी रोहित चहल ने ट्वीट किया कि जिस वाहन को भोजन वितरित करने के लिए अनुमति दी गई थी, उसका इस्तेमाल कथित तौर पर शराब की बिक्री के लिए किया जा रहा है। चहल का कहना है कि कांग्रेस की युवा शाखा के 2 पदाधिकारी पकड़े गए। कांग्रेस के बीवी श्रीनिवास ने इन आरोपों पर कहा कि हमारा अपराध ये है कि हम लाखों लोगों को भोजन और दवा पहुंचा रहे हैं। कांग्रेस अब चाहे जितनी बातें बनाए, लेकिन उसके नेता पकड़े तो रंगे हाथ ही गए हैं और अब उनके खिलाफ कार्रवाई भी होगी। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है और ये पता करने की कोशिश कर रही है कि अब तक कितनी बार शराब की खेप दिल्ली लाई गई और कहां-कहां बांटी गई। पूरा देश कोरोना संकट से जूझ रहा है, लेकिन इस सब के बीच कांग्रेस के राहुल गांधी अपने मुंह मियां मिट्ठू बनने की कोशिश में लगे हैं। भीलवाड़ा मॉडल को लेकर सोनिया गांधी ने कांग्रेस के कार्यकर्ताओं और नेताओं को सीधे इस बात के आदेश दिए कि इसका श्रेय राहुल गांधी को दिया जाना चाहिए। तब भीलवाड़ा की एक महिला सरपंच ने सोनिया गांधी को इसके लिए खूब खड़ी खोटी सुनाई थी, लेकिन इसके बाद श्रेय लूटने का राहुल गांधी का खेल जारी रहा। भारत सरकार ने जब एफडीआई के नियमों में बदलाव कर चीन के बढ़ते कदमों को रोका तो राहुल गांधी उछलकर इसका श्रेय लेने आ गए। कहने लगे कि हमारी बात मानने के लिए धन्यवाद। असल में राहुल गांधी हर दिन कुछ न कुछ ऐसा ही बोलते और कहते हैं जो या तो किया जा चुका होता है या फिर उस दिशा में काम जारी होता है। अब ताजा मामला यह है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन ने एक ट्वीट किया है जिसे राहुल समर्थक बेहद उत्साहित है। WHO ने अपने ट्वीट में लिखा कि कथित लॉकडाउन में महामारी से देश को राहत मिल सकती है, लेकिन केवल इसी से सब कुछ हासिल नहीं होगा। देशों को यह सुनिश्चित करना होगा कि वो बीमारी की पहचान करें, टेस्ट करें, आइसोलेट करें, हर केस की निगरानी करें और हर कॉन्टैक्ट को खोजें। WHO ने एक और चेतावनी जारी की है। उसने दुनिया के देशों को साफ किया है कि कोविड-19 के कारण लॉकडाउन खत्म करने पर एहतियात बरतना जरूरी है। इस विश्व संस्था ने कहा है कि जल्दबाजी के चलते ये वायरस फिर से मुश्किलें पैदा कर सकता है। दुनिया के कई देश अर्थव्यवस्था को गति देने के लिए लॉकडाउन में ढील देना शुरू कर चुके हैं। WHO के पश्चिम प्रशांत क्षेत्र के निदेशक ताकेशी कसाई ने कहा कि ये समय बेपरवाह होने का नहीं है, इसके इतर हमें भविष्य के लिए अपने रास्ते तैयार करने होंगे। उन्होंने कहा कि सरकारों को कोरोना के संक्रमण रोकने के प्रति सतर्क होना पड़ेगा। इसके अलावा लॉकडाउन और सोशल डिस्टेंसिंग जैसे कदमों को धीरे धीरे हटाना पड़ेगा। लोगों की जान को बचाने और अर्थव्यवस्था को सुचारू रूप से संचालित करने के बीच एक बैलेंस बनाना होगा। राहुल गांधी ने 13 अप्रैल को एक ट्वीट किया था। इसमें उन्होंने लिखा था कि लॉकडाउन के चलते लाखों किसान, प्रवासी मजदूरों और दिहाड़ी मजदूरों और बिजनेसमैन के लिए काफी मुसीबतें आ गई हैं। इससे निपटने के लिए बड़े पैमाने पर टेस्टिंग किए जाने की जरूरत है ताकि वायरस के हॉटस्पॉट को आइसोलेट किया जा सके। इसके अलावा अन्य इलाकों में बिजनेस को धीरे धीरे खोलने की इजाजत मिले। WHO के इसी ट्वीट को कांग्रेस राहुल की जीत बता रही है। एनआरसी हो या मुस्लिम आरक्षण, तबलीगी जमात हो या फिर पालघर का मामला, उद्धव ठाकरे के हिंदुत्ववादी राजनीति का चेहरा हर मसले पर दागदार हुआ। वजह यह है कि बीजेपी अब उद्धव की सबसे बड़ी सियासी दुश्मन बन गई है और शरद पवार और सोनिया गांधी सबसे पसंदीदा दोस्त।
ये वजह है कि बीजेपी लगातार उद्धव ठाकरे पर हिंदुत्व से समझौता करने के आरोप लगाती रही है। इसका असर ये हुआ कि राज ठाकरे ने अपनी पार्टी का पूरा कलेवर ही बदल दिया और हिंदुत्व की उस राह पर चल पड़े कि जिस पर चलकर वे यहाँ तक पहुंचे। 5 महीने के कार्यकाल में एनआरसी से लेकर मुस्लिम आरक्षण तक के मामले सामने आए और अब पालघर मामले में तो उद्धव ठाकरे सरकार को अखाड़ा परिषद ने रावण राज कह डाला। पालघर की घटना के बाद से उद्धव ठाकरे पर सवाल खड़े होने लगे हैं। साधुओं की सबसे बड़ी संस्था अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष नरेंद्र गिरी महाराज ने कहा कि महाराष्ट्र में रावण राज चल रहा है। महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली महाविकास अघाड़ी सरकार के कॉमन मिनिमम प्रोग्राम में मुस्लिम समुदाय के 5% आरक्षण देने का वादा किया गया। ऐसे में सरकार बनने के बाद अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री नवाब मलिक ने विधान परिषद में घोषणा की थी कि सरकार राज्य में 5% मुस्लिम आरक्षण के लिए कानून लाएगी। मुस्लिम समुदाय के आरक्षण को लेकर बीजेपी ने सवाल खड़े किए तो सीएम उद्धव ठाकरे ने ये कहते हुए इस मुद्दे पर विराम लगाने की कोशिश की थी कि सरकार के सामने अभी तक कोई प्रस्ताव नहीं आया। इस मामले को लेकर हमने अभी फैसला नहीं किया है। जब इस मामले पर प्रस्ताव में कोई फैसला लिया जाएगा उस समय के लिए विपक्ष अपनी ऊर्जा बचा कर रखे। महाराष्ट्र की सत्ता पर काबिज उद्धव ठाकरे की सरकार सीएए का समर्थन कर रही थी, लेकिन एनआरसी के खिलाफ तेवर अख्तियार किए हुए थी। शिवसेना ने कहा था कि एनआरसी आया है और आपको नागरिकता सिद्ध करने के लिए लाइन में खड़ा रहना होगा। आपके भी माँ बाप या परिवार होंगे और उन्हें भी ये कष्ट उठाना पड़ेगा। साथ ही सवाल खड़ा किया था कि आदिवासियों का क्या होगा, जंगल पहाड़ों में रहने वाले आदिवासी कहां से जन्म का सबूत लाएंगे। सीएम उद्धव ने कहा था, मैं मानता हूं कि सीएए किसी को देश से निकालने वाला कानून नहीं है। एनआरसी केवल मुसलमानों के लिए तकलीफदायक नहीं है। अगर बीजेपी एनआरसी लाती है तो इससे हिंदुत्व और अन्य धर्म के लोगों को दिक्कत होगी। देश के सभी नागरिकों को अपनी नागरिकता साबित करनी होगी। मुसलमानों ने आंदोलन किया और वे रास्ते पर उतरे। अगर यही भूमिका हिंदुओं ने अपना ली हो तो क्या करोगे? एनआरसी हिंदुओं पर भी भारी पड़ेगा, जैसे असम में हुआ। इसे लेकर बीजेपी ने शिवसेना पर कड़ा हमला किया और बाला साहब ठाकरे की विचारधारा के साथ समझौता करने का भी आरोप लगाया था। बीएमसी पर शिवसेना का कब्जा है। कोरोना संक्रमण के बीच बीएमसी ने आदेश जारी किया था कि कोरोना से संक्रमित मृतकों का अंतिम संस्कार उनके धर्म के अनुसार नहीं किया जाएगा, न ही उन्हें दफनाया जा सकता है, न ही किसी तरह की कोई क्रियाकलाप ही की जाएगी। कोरोना से मरने वालों के शव को जलाकर अंतिम संस्कार किया जाए। इस फैसले के बाद सवाल खड़े होने लगे तो शिवसेना के सहयोगी एनसीपी नेता नवाब मलिक ने बीएमसी से इस संबंध में बात की, जिसके बाद सरकार ने यह फैसला वापस ले लिया था। इसके बाद अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री नवाब मलिक ने ट्वीट कर बताया कि बीएमसी ने अपना फैसला वापस ले लिया है। कोरोना संक्रमण मामले में ज्यादातर नेता तबलीगी जमात को दोष देने में जुटे हुए थे। ऐसे में कोरोना के सबसे ज्यादा संक्रमण के मामले सामने आने के बाद भी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने तबलीगी जमात को लेकर कोई टिप्पणी नहीं की, बल्कि उन्होंने सांप्रदायिक वायरस को कोरोना वायरस की तरह खतरनाक बताकर सबको हैरान कर दिया। उन्होंने कहा था कि मैं उन लोगों को चेतावनी देना चाहता हूं जो नागरिकों में गलत संदेश फैला रहे हैं और ऐसे वीडियोस को मजे के लिए भी अपलोड कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि ये कोविड-19 वायरस कोई धर्म नहीं देख